बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 जनवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार सरकार ने बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम उठाया है। युवाओं और नए उद्यमियों के लिए बिहार सरकार ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी को लागू कर दिया है, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज के दिया जा रहा है। ये पहल बिहार में स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय को प्रोत्साहित करने का एक बड़ा कदम है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको बिहार का निवासी होना चाहिए और आपके माइंड में कोई ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो बिल्कुल नया हो, जो बिल्कुल स्टार्टअप हो। अगर ये चीज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिहार सरकार की तरफ से दिया जा रहा 10 लाख रुपए तक का लाभ उठा। इस योजना के तहत युवाओं को सीड फंडिंग के रूप में 10 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, जो ब्याज मुक्त होता है। ये लोन स्टार्टअप के लिए पहले चरण में पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करता है। दोस्तों बिहार की राजनीति का वह नाम जिसे समझना और फिर जानना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, नीतीश कुमार। जहाँ नीतीश कुमार के साथ सियासत करने वाले भी कहते हैं कि अन्य नेताओं के सियासी चाल को आप देर सवेर जान जाते हैं, लेकिन जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार का अगला दाव क्या होगा जानना नामुमकिन है। शायद यही कारण है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव गाहे बगाहे कहते रहते हैं कि नीतीश के पेट में दांत है और उस दांत को कब एक्शन में लाना है इसका फैसला सिर्फ नीतीश कुमार सही समय पर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम नीतीश कुमार के दांत की बात क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में आजकल नीतीश कुमार के बाद जिस शख्स का सबसे चर्चा हो रहा है उस शख्स का नाम है निशांत कुमार। निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। यह चर्चा है कि निशांत कुमार अपने पिता की सियासी विरासत को संभालने को तैयार है। यूं कहा जाए तो निशांत कुमार ने तैयार कर दिया है और फिर सिर्फ लॉन्च करना बाकी। दरअसल कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने विधानसभा चुनाव में अपने पिता का समर्थन करने की जनता से अपील की है। यही से उनकी राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गई है। जब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को सबसे बड़े सियासी सौदेबाज कहा जाता है, जब समय के साथ बीजेपी और आरजेडी से डील करते रहते हैं। यही कारण है कि समय के साथ दोस्त और फिर विरोधी भी बदलते रहते हैं। जब बदलते समय के साथ नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विरासत को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी है। जब बिहार में बीजेपी की बढ़ती ताकत से परेशान नीतीश कुमार जेडीयू की भविष्य को सुरक्षित करने को निशांत वाला दांव खेलना चाहते हैं, ताकि बीजेपी का सपना बिहार में सपना ही रहे। दोस्तों बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। जेडीयू के दो प्रमुख नेता अली अनवर और भागीरथ मांझी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दोनों नेताओं ने दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। अली अनवर जेडीयू के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और भागीरथ मांझी माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र हैं। दोनों नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अपने जनाधार को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए पार्टी विभिन्न समुदाय के नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। अली अनवर के जरिए कांग्रेस अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, जबकि भागीरथ मांझी के जरिए पार्टी दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। ये मिलन जेडीयू के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पार्टी के दो प्रमुख नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दोस्तों बिहार की सियासत में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम खूब चर्चा में है। निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं इस बीच निशांत की तुलना बिहार के अन्य युवा नेताओं से भी होने लगी है, जो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दरअसल सियासी गलियारों में अब ये सवाल तेजी से घूम रहा है कि क्या निशांत कुमार भी तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की तरह अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि फिलहाल निशांत ने पॉलिटिकल एंट्री तो नहीं की मारी है, लेकिन होली के बाद उनके जेडीयू में शामिल होने की चर्चा खूब जोर पकड़ ली है। इस बीच लोग जानना चाहते हैं कि अगर निशांत राजनीति में एंट्री करते हैं तो फिर उनके सामने तेजस्वी यादव और चिराग पासवान कितनी बड़ी चुनौती होंगे। यानी पढ़ाई लिखाई से लेकर के राजनीतिक अनुभव के बारे में कौन कितना काबिल है और किसकी पकड़ कितनी मजबूत है। दरअसल तेजस्वी, चिराग पासवान और निशांत तीनों सियासी दिग्गजों के पुत्र हैं। ऐसे में इन तीनों ने राजनीति तो बचपन से ही देखी है, लेकिन बिहार की सियासत में वर्तमान पीढ़ी के नेताओं में कौन कौन किससे कितना आगे होगा अभी ये बता पाना मुश्किल है। अब सवाल है कि चिराग पासवान
तेजस्वी यादव और निशांत, इन तीनों में से कौन कितना पढ़ा लिखा है। आपको बता दूं कि 35 साल के हो चुके तेजस्वी यादव की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने 9वीं तक ही पढ़ाई की है। यह जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव ने दिल्ली पब्लिक स्कूल RK पुरम में पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। दरअसल तेजस्वी यादव राजनीति में आने से पहले क्रिकेट के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब बताया जाता है कि क्रिकेट में कैरियर बनाने के लिए ही तेजस्वी यादव ने 10वीं क्लास की परीक्षा नहीं दी और अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। या वहीं पर 42 वर्षीय चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस से BTech की डिग्री हासिल की है। वहीं पर चिराग पासवान ने फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स किया है। उन्होंने साल 2003 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से 10वीं और फिर 12वीं की पढ़ाई की है। वहीं पर तेजस्वी और चिराग पासवान दोनों से उम्र में सीनियर 49 वर्षीय निशांत कुमार बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से ग्रेजुएशन किया है। निशांत ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री हासिल की है। आपको बता दूं कि अगर निशांत कुमार राजनीति में एंट्री करते हैं तो फिर निश्चित तौर पर वह बिहार के युवा लीडरों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। निशांत कुमार के करीबी सूत्रों का कहना है कि वैसे तो निशांत को राजनीति में कोई खास रुचि नहीं रही है, लेकिन अगर वे राजनीति में आ जाएंगे तो फिर वे भी अपने पिता नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चल करके बिहार में विकास के कार्यों को रफ्तार देने का काम करेंगे। दोस्तों, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अब कांग्रेस का साथ छोड़कर के बिहार में JDU के साथ जा सकते हैं। पप्पू यादव ने कल ऐसे संकेत ये कह करके दे दिए हैं कि मैं विकास के मुद्दे पर नीतीश कुमार के साथ खड़ा हूं। ये कहना है पप्पू यादव का। दरअसल कल CM नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दौरान पूर्णिया पहुंचे थे और वहां नीतीश कुमार और पप्पू यादव जिस तरह से मिले वे चौंकाने वाला था। जहां पप्पू यादव CM नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आए, फिर वहीं पर CM नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज भी ये दिख रहा था कि उन्हें पप्पू यादव की परवाह है। या नीतीश कुमार के जाने के बाद पप्पू यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं विकास के मुद्दे पर नीतीश कुमार के साथ खड़ा हूँ। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुझे कहा कि आप पूर्णिया से सांसद है तो पूर्णिया मेरी प्राथमिकता में है, मैं पूर्णिया के विकास पर विशेष ध्यान दूंगा। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने हंसते हुए कहा कि आप हमारे पटिया यानी कि पार्टी को ही हरा करके जीते हैं, लेकिन आप यहाँ के सांसद हैं तो फिर हम पूरा ध्यान रखेंगे। या सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मदरसे का मुद्दा और भ्रष्टाचार का मुद्दा मैंने मुख्यमंत्री के सामने उठाया और उन्होंने बहुत ही सकारात्मक रुख दिखाया। वहीं पर बिहार की राजनीति की नब्ज को समझने वाले जानकारों के माने तो पप्पू यादव कांग्रेस के साथ होने का दावा भले ही कर रहे थे, लेकिन उन्हें कांग्रेस में वे सम्मान और अहमियत नहीं मिल पा रही थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। कुछ दिनों पहले जब राहुल गांधी पटना आए तो फिर उन्होंने पप्पू यादव की लाख कोशिश के बाद भी पप्पू यादव से मुलाकात तक नहीं की। ऐसे में कल दोनों के बीच जिस खुश मिजाज माहौल में मुलाकात हुई उससे साफ है कि पप्पू यादव विकल्प तलाश रहे हैं और JDU को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों, बिहार में भीषण ठंड को लेकर के मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के माने तो बिहार में एक बार फिर से ठंड की जबरदस्त वापसी होने वाली है। जब बिहार में पछुआ हवाओं की वजह से कनकनी महसूस होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 2 पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र में 29 जनवरी और 1 फरवरी को एक्टिव होगा, जिससे 1 फरवरी से फिर ठंड बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही वेदर डिपार्टमेंट का यह भी कहना है कि अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 1 फरवरी से भीषण ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार के 10 जिलों में भी घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। वेदर डिपार्टमेंट के मुताबिक पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा और मधुबनी में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में पछुआ हवा चलेगी, जिससे लोगों को कनकनी महसूस होगी और एक बार फिर से ठंड की वापसी होगी। बिहार में ठंड बढ़ने के साथ ही हवा भी दूषित हो गई है, जहां 2 जिलों का AQI 300 के करीब पहुंच गया है। दोस्तों, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि बिहार इस साल के अंत तक 12 लाख सरकारी नौकरी उपलब्ध कराएगा और युवाओं के लिए 34 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेगा। जब पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कानून का शासन बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य ने अब तक 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां प्रदान की है और 24 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इस साल के अंत तक 12 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराएगी और युवाओं के लिए 34 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इस दिशा में काम कर रही है। जब बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पटना में एक सभा को संबोधित करते हुए कानून और व्यवस्था बनाए रखने, पुलिस बल बढ़ाने और फिर सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने पर राज्य का ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया है।
दोस्तों, हाल के वर्षों में ऐसे कम ही उदाहरण देखने को मिले हैं जिसमें पिता राजनीति में रहे और बेटा राजनीति से कोसों दूर भाग जाए। देश की राजनीति में बीते 2-3 दशकों से अक्सर ये देखने को मिल रहा है कि अगर पिता राजनीतिज्ञ हैं तो फिर बेटा भी राजनीति को पेशा बना लेता है। एक ही परिवार में पिता, पुत्र, बहू, भाई और साला साली तक सांसद, विधायक और फिर जिला पार्षद के सदस्य तक बन जाते हैं। जब मौजूदा दौर में भी कई परिवार इस परंपरा को बरकरार रखते हुए यूपी में मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू प्रसाद यादव और फिर झारखंड में शिबू सोरेन के पुत्र या तो सीएम बन गए हैं या फिर बनने के सबसे बड़े दावेदार बने हुए हैं। ऐसे में बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर भी चर्चा गर्म हो गई है। यह चर्चा किसी और ने नहीं बल्कि परिवार के ही सदस्यों ने शुरू किया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजस्वी, अखिलेश और हेमंत सोरेन की तरह निशांत भी सीधे सीएम पद के लिए दावेदारी करेंगे? यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, झारखंड और फिर महाराष्ट्र जैसे छोटे बड़े राज्यों में मौजूदा राजनेताओं के बेटे बेटियां राजनीति में ताल ही नहीं ठोक रहे हैं बल्कि सीएम बनने की रेस में भी बने हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और फिर बिहार में कोयरी कुर्मी वोट बैंक पर उनकी पकड़ को बरकरार रखने के लिए निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में एंट्री करवाने जा सकती है? ये सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या निशांत कुमार और नीतीश कुमार को पार्टी के अंदर से लेकर के परिवार के अंदर भी राजनीति में आने का जबरदस्त दबाव है? या राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो नीतीश कुमार के परिवार के लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा ही चिंतित हो गए हैं। या हाल ही में के दिनों में उनका बर्ताव पूर्व के नीतीश कुमार से बिल्कुल भी अलग नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार के परिवार के अहम सदस्य अवधेश कुमार ने निशांत को राजनीति में आने की मांग करके जेडीयू नेताओं को सोचने को मजबूर कर दिया है। हालांकि निशांत कुमार राजनीति से कोसों दूर रहना चाहते हैं। जब कई मौकों पर निशांत कुमार बोल चुके हैं कि मैं राजनीति में कभी नहीं जाऊंगा। कई राजनेताओं को मजबूरन राजनीति में आना पड़ा, लेकिन देश में कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें ना चाहते हुए भी राजनेताओं के बेटे बेटियों को पार्टी में लाया गया। जब सबसे बड़ा उदाहरण तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहे हैं। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या करने के बाद उनको राजनीति में आना पड़ा। देश में सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें पिता के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बेटा या फिर बेटी ने आईएएस और फिर आईपीएस जैसे पदों को त्याग दिया। दोस्तों, नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम सह बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव के कार्यकाल में पथ निर्माण विभाग में करोड़ों का घपला किया गया। उन्होंने कहा कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पथ निर्माण मंत्री रहते 26 करोड़ 16 लाख रुपए का गलत भुगतान किया गया। उन्होंने इसी बहाने लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते चारा घोटाले की याद दिला दी। विजय सिन्हा के आरोप पर राजद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एनडीए में शामिल जेडीयू ने विजय सिन्हा का समर्थन किया है तो फिर कांग्रेस ने डबल इंजन सरकार पर कई आरोप लगा दिए हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जांच रिपोर्ट में ये तथ्य उभर करके सामने आया है कि जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के साथ साथ पथ निर्माण विभाग में मंत्री थे तो उस समय 26 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि का अवैध और फिर गलत तरीके से पेमेंट कर दिया था। लालू प्रसाद यादव में जो भ्रष्टाचारियों की मानसिकता है उस पर लगाम लगाने के बजाय सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा उसी मानसिकता को संरक्षण दिया गया। या कोई कितने भी बड़े पद पर हो, बचेंगे नहीं, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब इस पर राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि कार्रवाई करने से किसने रोका? जो दोषी है उसे जेल जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार की सरकार सृजन घोटाले के मामले को डकार गई है, शेल्टर होम मामले को डकार गए हैं, तोंद वाले मूछ वाले को पचा गए हैं। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चल रहा है। दोस्तों, बिहार में मछली पालकों को नीतीश सरकार ने एक और बड़ी खुशखबरी दे दी है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस नई घोषणा से इनकी कमाई बढ़ जाएगी। आपको बता दूं कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की मंत्री रेणु देवी ने कहा कि बिहार की तरक्की के लिए कृषि रोड मैप में मत्स्य पालकों तथा मछली विक्रेताओं के लिए अनेक महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना का समावेश किया गया है। आने वाले मछुआरा समाज के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए नाव के साथ साथ जाल की योजना लाने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार मछुआरा समुदाय के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यह सरकार की योजना के लाभ से मछुआरा समुदाय एवं मत्स्य पालकों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हो रहा है। जब वे मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना के तहत मंगलवार को जिला मत्स्य कार्यालय के प्रांगण में मत्स्य विपणन वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, बिहार सरकार की जमीन या फिर सरकारी आवास पर अवैध तरीके से कब्जा करने वालों से अब सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती करते हुए अवैध कब्जा के एवज में उनसे 10,000 रुपए का जुर्माना और फिर 6 महीने की जेल तक की सजा हो सकेगी। नीतीश सरकार ने पहले मंत्रिमंडल, इसके बाद मंत्रिमंडल से
पारित बिहार सरकारी परिषद अधिनियम 2024 को लागू कर दिया है। इस संबंध में गजट अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आपको बता दूं कि बिहार सरकारी परिषद अधिनियम 1956 में बना था और फिर इसमें बीच बीच में कई संशोधन भी किए गए, लेकिन बदलते वक्त के साथ सरकारी आवास परिसर या फिर जमीन पर कब्जे की प्रवृत्ति बदली है, या साथ ही बड़ी भी है। जब परंतु पुराने कानून में ऐसे कानून उल्लंघन पर सजा के लिए कोई परमुचित प्रावधान नहीं थे, जिसे देखते हुए पुराने अधिनियम में कई नए संशोधन करते हुए नए अधिनियम में ऐसे मामलों से निपटारे की व्यवस्था की गई है। भवन निर्माण विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार सरकारी मकान भवन जमीन का आवंटन सरकार के स्तर पर होता है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में पूर्णिया जिले में चल रही विकासात्मक योजनाओं के संबंध में समाहरणालय न्यायालय परिसर में नवनिर्मित महानंदा सभागार में समीक्षा बैठक की है। यह समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं आप सभी का इस बैठक में अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जब पूर्णिया के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने जिले में चल रहे विकासात्मक कार्यों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। यह उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी अपनी बातें रखी है। आज हमने कई जगहों पर जाकर के विकास कार्यों को देखा है। हम अधिकारियों से कहेंगे कि यहाँ जो भी जरूरतें हैं उसे ध्यान में रखते हुए आगे ही कार्रवाई सुनिश्चित करें। हमारा उद्देश्य है कि हर प्रकार से बिहार की तरक्की हो। साल 2005 के बाद हम लोगों ने बिहार में विकास का जो काम किया है उसे याद रखिएगा। हम प्रारंभ से यानी कि शुरू से ही पूरे बिहार का दौरा समय समय पर करते रहते हैं। ये कहना है नीतीश कुमार का। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने कहा है कि हर क्षेत्र में विकास के कार्यों का कार्य कराए गए हैं, जहां आप सब उसे भुलाइएगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि 24 नवंबर 2005 से हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए काम करना शुरू किया। तब से निरंतर हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, जो छात्र इस साल की बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि 10वीं और फिर 12वीं परीक्षा में शामिल होंगे उन सभी के लिए खबर है। बिहार बोर्ड परीक्षा के शुरू होने में अब चंद दिन ही बचे रह गए हैं। बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी से होना है। वहीं पर 10 फरवरी की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी 2025 से शुरू होनी है। ऐसे में स्टूडेंट अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में लीन हो गए हैं। इसी बीच बिहार बोर्ड ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को लेकर के कुछ जरूरी गाइडलाइन जारी की है। इसमें से एक तो ऐसी है, उल्लंघन करने पर संबंधित उम्मीदवार को परीक्षा से 2 साल के लिए बैन कर दिया जा सकता है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड द्वारा शेयर की गई जानकारी के अनुसार यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर अगर देरी से पहुंचते हैं और फिर गेट से जबरन दाखिल होने या फिर बाउंड्री कूद करके परिसर में कोशिश करते हैं तो फिर उन्हें 2 साल के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। या दूसरी भाषा में कहे तो फिर परीक्षा केंद्र पर लेट पहुंचे उम्मीदवार अगर एग्जाम सेंटर में जबरन घुसते हैं तो फिर ऐसे मामलों को क्रिमिनल ट्रेपास माना जाएगा और फिर संबंधित विद्यार्थी को 2 साल के लिए एग्जाम से निष्कासित कर दिया जाएगा। इस संबंध में बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अकाउंट से जानकारी शेयर की है। बोर्ड ने यह भी बताया है कि इंटरमीडिएट या फिर कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने के समय से 30 मिनट पहले तक एग्जाम सेंटर में एंटर करने की परमिशन दी जाएगी। अगर उम्मीदवार लेट होती है तो फिर उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होगी और फिर 15 फरवरी 2025 तक चलेगी। वहीं पर 10वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से आयोजित की जाएगी और 25 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। दोस्तों, बिहार में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए समय समय पर कई योजनाओं की घोषणा की जाती है और फिर अब बिहार सरकार ने सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी राहत की योजना प्रस्तुत की है। इस योजना का नाम सब्जी विकास योजना है, जिसके तहत किसानों को सब्जी की खेती के लिए आने वाले खर्च का 75% वहन करेगी। आपको बता दें कि सब्जी विकास योजना के अंतर्गत किसानों को सब्जी की खेती के लिए जरूरी बीज और फिर बिजली पर 75% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से किसानों को विभिन्न प्रकार की सब्जियों के बीज जैसे बैगन, तरबूज, खरबूज, कद्दू, नेनुआ, करेला, भिंडी और फिर मिर्च पर अनुदान मिलेगा। इस अनुदान से किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और फिर वे अपनी खेती में अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों को प्रति किसान कम से कम 1,000 रुपये और फिर अधिकतम 10,000 रुपये तक का अनुदान मिलेगा। ये अनुदान किसानों को 0.25 यानी कि 0.25 एकड़ से लेकर के 2.5 एकड़ तक की जमीन पर दिया जाएगा। इस तरह किसानों को अपनी जमीन के आकार के हिसाब से अनुदान मिलेगा, जिससे वे अधिक प्रभावी तरीके से अपनी खेती कर सके। दोस्तों, बिहार में ग्राम कचहरी सचिव पदों पर नौकरी का एक शानदार अवसर आया है, जहां पर 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1583 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस मौके का फायदा उठाने के लिए इच्छुक और फिर योग्य उम्मीदवार को जल्द से जल्द आवेदन करना होगा, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि 29 जनवरी 2025 है। जी आपको बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात किया जाए तो आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 29 जनवरी 2025 है, इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते हुए आवेदन पूरा करना होगा। वहीं पर शुल्क के बारे में बात की जाए तो इस
भर्ती प्रक्रिया के तहत आवेदन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन निःशुल्क है, फ्री है, इसलिए फटाफट आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के बारे में अगर बात की जाए तो इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट ps.bihar.gov.in पर जाकर के नोटिस को पढ़ें और फिर आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात की जाए तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट +2 पास होनी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष योग्यता भी मान्य होगी। आयु सीमा के बारे में बात की जाए तो अनारक्षित वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष और फिर महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग और फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार के स्कूलों में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार को लेकर के कई अहम कदम उठाए हैं। जहां विभाग द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन शिकायत प्रणाली ने अभिभावकों और फिर आम नागरिकों को अपनी समस्याएं और आरोप उठाने का अवसर दिया है। जब इसके परिणाम स्वरूप विभाग को शिक्षकों पर भ्रष्टाचार के आरोप के बारे में जानकारी मिल रही है, जिसे गंभीरता से लिया जा रहा है और फिर संबंधित अधिकारियों से जांच रिपोर्ट मांगी गई। आपको बता दूं कि बिहार के विभिन्न जिलों से कई गंभीर आरोप सामने आए हैं। कई शिकायतों में प्रधान शिक्षकों पर गबन, राशि वसूली और फिर फर्जी प्रमाण पत्र बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कई सारे आरोप अभी सामने आए हैं। इन सभी आरोपों की जाँच की जा रही है और फिर यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर बिहार शिक्षा विभाग की ये पहल स्पष्ट रूप से ये संकेत देती है कि अब भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही को किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, बिहार के सरकारी अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के तहत चल रही योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए मानव संसाधन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से राज्य स्वास्थ्य समिति ने 7341 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इन पदों के लिए पिछले साल ही विज्ञापन जारी किए गए थे और फिर मार्च 2025 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। इन पदों में मुख्य रूप से 4500 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी कि CHO, 2619 आयुष चिकित्सक और 220 नेत्र सहायक शामिल है। इसके अलावा कुछ अन्य पदों पर भी भर्तियां की जा रही है, जिनमें डिप्टी डायरेक्टर, सहायक निदेशक, लॉजिस्टिक मैनेजर, टेक्निकल ऑफिसर, कंसल्टेंट और बाकी कई सारे पद हैं जिसमें भर्ती की जाएगी। राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार इन 12 पदों में से 8 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जबकि बचे हुए पदों के लिए प्रक्रिया अभी जारी है। दोस्तों, बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच अलग अलग दलों की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल इस पर अपना रिएक्शन दिया है। जहां आपको बता दें कि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अभी तो कोई परिवारवाद नहीं आया है। जो बेचारा अभी राजनीति में आया ही नहीं है, राजनीति ज्वाइन किया ही नहीं है, उसके बारे में चर्चा करना किसी के मन में आहत पहुंचाना है। दोस्तों, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए मानसिक रूप से फिट नहीं है। जब प्रशांत किशोर ने पहले नीतीश कुमार के मेडिकल टेस्ट की मांग की थी, लेकिन अब उन्होंने नई चुनौती पेश की है। अब उन्होंने कहा कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री बिना किसी कागज को देखे कैमरे के सामने अपने मंत्रियों के नाम और फिर उनके विभागों के बारे में बात कर दे तो फिर प्रशांत किशोर अपना आंदोलन वापस ले लेंगे और नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे। ये नीतीश कुमार के एक पूर्व विश्वास पात्र की ओर से एक दिलचस्प चुनौती है, जिनका अभी CM आवास में एक अस्थायी कमरा हुआ करता था और जिन्हें जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU के उपाध्यक्ष के रूप में उनकी छोटे कार्यकाल के दौरान नीतीश कुमार का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता था। यह प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ वही रहना चाहते हैं जो भाजपा ने ओडिशा में नवीन पटनायक के साथ किया था। जब पिछले साल ओडिशा चुनाव के दौरान भाजपा ने तत्कालीन CM नीतीश कुमार को एक बीमार बूढ़े व्यक्ति की तरह पेश किया जो अपने ही घर में। दोस्तों, बिहार में बैग फैक्ट्री शुरू होगा। यहाँ पर 90% महिलाओं को जॉब मिलेगी। आपको बता दो कि बिहार में महिला सशक्तिकरण और फिर रोजगार के नए अवसरों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जब पटना के बिहटा में एक नई बैग फैक्ट्री की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें 90% महिलाओं को रोजगार मिलेगा। जहाँ बिहार उद्योग विभाग के अधिकारियों ने हाल ही में फैक्ट्री के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। ये फैक्ट्री आसपास के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आएगी और फिर विशेष रूप से महिलाओं के लिए कामकाजी माहौल मुहैया कराएगी। इस फैक्ट्री का उत्पादन फरवरी 2025 से शुरू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस फैक्ट्री का उद्घाटन कर सकते हैं, जिससे बिहार में रोजगार के नए अवसरों की शुरुआत हो। बिहार के अपर मुख्य सचिव वंदना प्रियसी और फिर निदेशक आलोक रंजन घोष ने इस परियोजना का निरीक्षण किया है। इस दौरान फैक्ट्री के निदेशक राजीव रंजन ने निर्माण कार्य की प्रगति और फिर भविष्य की योजनाओं के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी है। जब फैक्ट्रियों में महिला कर्मचारियों को प्राथमिकता देने का ये निर्णय राज्य के महिला सशक्तिकरण और फिर सामाजिक विकास की दिशा में एक कदम है। जब बिहार राज्य
का ये कदम न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा बल्कि महिलाओं की आर्थिक और फिर सामाजिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा। दोस्तों, पहली बार बिहार का बजट इस बार 3 लाख करोड़ पार होगा। आपको बता दूं कि बिहार का वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट 3 लाख करोड़ के पार होगा। आगामी बजट में रोजगार और फिर महिला उत्थान को प्राथमिकता मिलना संभव है। वित्त विभाग ने बजट पूर्व तैयारी के क्रम में सभी विभागों से बजट मांग का प्रस्ताव प्राप्त कर लिया है। इसके बाद वार्षिक बजट को अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार आगामी वार्षिक बजट में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य का बजट आकार 2,78,000 रुपये का है। ऐसे में नए वित्तीय वर्ष के बजट का आकार 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। जहां चुनावी वर्ष होने के कारण इस बार के बजट में रोजगार और फिर महिला उत्थान के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। विशेष तौर पर शहरी क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए जीविका के विस्तार का निर्णय लिया जा सकता है या पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सहायता योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होने पर एक मुश्त नगद राशि दी जाने की योजना का विस्तार अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी किया जा सकता है। वहीं पर गरीब परिवारों के रोजी रोजगार की 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का विस्तार करते हुए इसे और ज्यादा मदद करने का प्रावधान किया जा सकता है। दोस्तों, 10वीं के लिए 300, 12वीं के लिए 500। जब बिहार के स्कूल में प्रैक्टिकल में ये ऐसे पैसे वसूले जा रहे हैं जिसकी शिकायत सामने आई। आपको बता दो कि बिहार शिक्षा विभाग के टोल फ्री नंबर पर अवैध वसूली की 300 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई है। 10 दिनों में विभाग की ओर से अगस्त में ही जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर 358 शिकायतें राज्य के अलग अलग यानी कि बिहार के अलग अलग जिले से दर्ज कराई गई है। इनमें सबसे अधिक 10वीं और फिर 12वीं प्रैक्टिकल के नाम पर राशि वसूलने का है। जहाँ छात्रों ने शिकायत में कहा है कि स्कूलों में प्रैक्टिकल में अच्छे अंक देने के लिए शिक्षक और फिर हेड मास्टर की ओर से पैसे की मांग की जा रही है। इसके अलावा स्कूल में आधार कार्ड बनाने के नाम पर भी अवैध वसूली शुरू हो गई है। जैसे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव MS सिद्धार्थ ने स्कूलों से संबंधित शिकायतों के लिए व्यवस्था की है। यही नहीं, टोल फ्री नंबर पर स्कूल से मध्याह्न भोजन का राशन बेच करके पैसे लेने, विकास कोष की राशि का गबन करने, स्कूल में कंपोजिट ग्रांट की राशि की निकासी होने लेकिन एक भी रुपये खर्च नहीं करने आदि से संबंधित शिकायतें शिक्षा विभाग के पास पहुंची है। दोस्तों, बिहार से यूपी जाने वाले सभी भारी गाड़ियों वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार से यूपी जाने वाले सभी भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। GT रोड के रास्ते बिहार से जो भी गाड़ी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले हैं उनके प्रवेश पर सोमवार की सुबह से ही यूपी प्रशासन द्वारा बिहार यूपी की सीमा कर्मनाशा में ही रोक दिया गया है। इसके साथ ही यूपी प्रशासन बिहार के GT रोड से जिले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया सहित झारखंड के भी जिलों को ये सूचित किया गया है कि जो भी भारी वाहन है उन्हें उसी जगह पर GT रोड के किनारे या फिर खाली जगह पर लगवा दिया जाए ताकि छोटे और फिर सवारी वाहन बगैर जाम के कुंभ तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, देश भर में गाड़ी से टक्कर मार करके भागने वालों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। परिवहन विभाग के आंकड़ों को देखें तो फिर देश भर में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर हिट एंड रन के बाद पीड़ित परिवार या फिर पीड़ितों को अनुदान देने का लाभ देने में सबसे आगे है। विभाग के मुताबिक बिहार में हिट एंड रन के बाद कुल 4,662 आवेदन अनुदान के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 3,289 आवेदन का भुगतान कर दिया गया है, यानी कि कुल 77% आवेदनों का भुगतान कर दिया गया है। वहीं पर दूसरे नंबर पर झारखंड 16%, MP यानी कि मध्य प्रदेश 2%, UP 1%, राजस्थान 1% और फिर गुजरात में 1% आवेदनों के भुगतान किया गया है। वहीं पर पटना सहित 4 जिलों में सबसे बेहतर काम विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक पटना, पूर्णिया, बेतिया और फिर लखीसराय में सबसे अधिक आवेदनों का निपटारा किया गया है। वहीं पर समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, सीतामढ़ी, मधुबनी, बेगूसराय, औरंगाबाद और मुंगेर में भुगतान के लिए आवेदन पहुंचे आवेदनों का ठीक से निपटारा नहीं हो रहा है। वहीं पर किशनगंज, बांका, मधुबनी, कैमूर, सहरसा, शेखपुरा, कटिहार और बांका में आवेदनों का निष्पादन सबसे धीरे से हो रहा है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 में बिहार की सत्ता संभालने के बाद बिहार में शिक्षा को सुधारने और फिर इसे प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। उन्होंने महसूस किया है कि शिक्षा ही समाज को आगे ले जाने का सबसे सशक्त माध्यम है। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने न केवल स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार के लिए कई बड़े कदम उठाए। खास करके ग्रामीण इलाकों और फिर पंचायत स्तर पर शिक्षा को सुलभ बनाने पर विशेष जोर दिया गया ताकि हर वर्ग के बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। नीतीश सरकार ने बच्चों को
उच्च शिक्षा के लिए शहर जाने की मजबूरी खत्म करने की दिशा में काम किया और गाँव में ही 12वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित की। इन प्रयासों ने राज्य के यानी कि बिहार के शिक्षा क्षेत्र में एक नई दिशा दी और फिर बच्चों खास करके लड़कियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम किया गया। नीतीश सरकार ने पंचायत स्तर पर 12वीं यानी कि इंटर तक की पढ़ाई की व्यवस्था की। जब बिहार की 3304 पंचायतों में नए उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए। वर्तमान में 8386 पंचायतों में से 5082 पंचायतों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काम कर रहे हैं। इसके चलते ग्रामीण इलाकों के बच्चों को 10वीं के बाद पढ़ाई के लिए शहर का रुख नहीं करना पड़ता है। वहीं पर सरकार का ध्यान लड़कियों को शिक्षित करने पर है। ये प्रयास राज्य में यानी कि बिहार में प्रजनन दर को नियंत्रित करने और फिर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम साबित हो रही है। दोस्तों, जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर की बरसे। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को खेल कीर्ति पुरस्कार उनकी काबिलियत पर नहीं बल्कि उनके पिता लालू और फिर माता राबड़ी देवी के कारण मिला था। उन्होंने कहा कि जिस समय उन्हें ये पुरस्कार मिला था उस समय उनकी उम्र 12 से 13 साल की थी। झारखंड में आयोजित खेल में 7 मैच में उन्होंने मात्र 37 रन बनाए थे और 1 विकेट लिया था। साल 2003 में उनकी माता राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी। उनकी बदौलत उन्हें खेल कीर्ति पुरस्कार मिला। देखा जाए तो पूरा खेल क्षेत्र में घालमेल किया गया। खेल से लेकर के राजनीति तक लालू के बिना तेजस्वी कुछ नहीं। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव की शिक्षा से लेकर के खेल तक की कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरासत भी उन्हें अपने पिता लालू प्रसाद यादव की वजह से ही मिली है। जहाँ लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए घूमते फिरते रहे मगर वे ना रहे तो फिर इनकी औकात कुछ भी नहीं है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे तो फिर दिल्ली से एक बड़े से होटल से रेलवे के कई टेंडर दिए जाते थे। इस वजह से भी उन्हें आईपीएल में रखा गया था। नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी कितने होनहार है ये समझा जा सकता है। नियमों को ताक पर रख कर खेल कीर्ति पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, अगर आपके पास भी खाली जमीन का टुकड़ा है तो इसे कम कतई ना के जब आप चाहे तो इसके इस्तेमाल से भारी मुनाफा भी कमा सकते हैं। आप अपनी जमीन पर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करवा सकते हैं। दरअसल कई गांवों में और फिर उनके आसपास के इलाकों में कोल्ड स्टोरेज नहीं होने की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे सीधे तौर पर किसानों की कमाई पर असर पड़ता है। किसानों की मदद करने के मकसद से बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदेश की यानी कि बिहार के जिन जिलों में कोल्ड स्टोरेज नहीं है वहाँ सरकार कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए 50% तक की सब्सिडी का लाभ दे रही है। जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने कुल 12 जिलों का चुनाव कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए किया है, जिनमें सहरसा, लखीसराय, औरंगाबाद, नवादा, मधुबनी, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, शिवहर, अरवल जैसे जिला शामिल है। सब्सिडी देने के लिए उन स्थानों का चुना जाएगा जिनके आसपास पहले से कोल्ड स्टोरेज नहीं है। ऐसे में अगर कोई टाइप 1 कैटेगरी के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराना चाहते हैं तो फिर उसके लिए लागत 8,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन और टाइप 2 कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की लागत 10,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन तय की है। कुल लागत का 50% सरकार की तरफ से सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार सरकार ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और फिर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक नया आदेश जारी किया है। जब बिहार के भू अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर के ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जन सुनवाई में संबंधित सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से हो। आपको बता दूं कि ये कदम सरकारी कार्यों में सुधार लाने और फिर जनहित में काम करने की दिशा में उठाया गया है ताकि जमीन यानी कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। दोस्तों, बिहार सरकार की मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत इस साल 50,000 नए लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया गया है। इसके तहत चयनित लाभार्थियों को 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी जो उनके लघु व्यवसाय को विस्तार देने में सहायक होगी। इसके अलावा पिछले वित्तीय वर्ष में योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य से अधिक रिक्त रहे यानी कि खाली रहे अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और 20% की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 200 करोड़ का भुगतान किया गया है। आपको बता दो कि प्रत्येक लाभार्थी को 50,000 रुपए की राशि दी जा रही है, जिससे उनकी छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगी और फिर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत जनहित लाभार्थियों को 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण पटना स्थित भूपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान के माध्यम से आयोजित किया जाएगा ताकि लाभार्थी व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं को बेहतर तरीके से समझ सके और फिर अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सके। इस योजना से अब तक 40,099 लाभार्थियों ने अब
पहली किस्त प्राप्त की है, जिसमें से 33,350 लाभार्थियों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। दोस्तों, उत्तर बिहार में 10 घंटे से भी अधिक समय से जाम की समस्या से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया गया है। वैशाली जिले के हाजीपुर महात्मा गांधी सेतु और फिर जेपी सेतु के जरिए पटना से जुड़ने वाले मार्गों पर भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। इस जाम के चलते एम्बुलेंस, स्कूल बसें और फिर यात्री वाहनें समेत सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई है। लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक पटना में मेट्रो निर्माण कार्य के चलते यातायात बाधित है, या इसका असर उत्तर बिहार से आने जाने वाले मार्गों पर दिखाई दे रहा है। जहां महात्मा गांधी सेतु और फिर जेपी सेतु के साथ साथ पुराने और फिर नए गंडक पुल पर भी जाम की समस्या गंभीर समस्या बनी हुई है। यह ट्रक चालक महेश कुमार ने बताया है कि महात्मा गांधी सेतु पार करने में अब 6 से 8 घंटे लग रहे हैं। छोटी गाड़ियों का भी यही हाल है। दोस्तों, नौकरी और रोजगार बिहार में सियासत का चुनावी हथियार बन गया है। जब पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने 17 महीने के कार्यकाल को आधार बना करके बिहार की जनता से सरकार बनते ही नौकरी और रोजगार का वादा करते नहीं थकते हैं। कार्यकर्ता दर्शन कार्यक्रम में नीतीश कुमार को थका हुआ मुख्यमंत्री और फिर बेरोजगारों को काम देने का वादा करते देखे जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 200 यूनिट फ्री बिजली और फिर माई बहन सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 25 रुपये देने का भी ऐलान करते हैं। इस पर नीतीश सरकार के मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने तेजस्वी यादव पर तीखा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उनके पास देने के लिए क्या है जो दानवीर बनते फिरते हैं। तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर तंज कसते हुए संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं है वे दानवीर बन रहे हैं। ये सब बेकार की बातें हैं, इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।